Hello friends, welcome to Sharma classes. Yesterday I had discussed about atom and atomic mass कि कैसे atomic mass को calculate करते हैं, and today I will be going to discuss a new topic that is or you can say next topic related to atoms, which is average atomic mass. Okay, so एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो हम आज रिकॉल करेंगे अबाउट एलिमेंट के बारे में, जो पीरियोडिक टेबल में अराउंड 118 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो आज हम उनके बारे में पहले देखेंगे, फिर एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे, तो उससे आपका रिकॉल हो जाएगा क्योंकि ये आगे यूज्ड होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास बताने से पहले आपको मैं क्या बताऊंगी, आपको मैं बताऊंगी एलिमेंट के बारे में, ठीक है। सो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, एलिमेंट और उनके एटॉमिक मास। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एटम के एटॉमिक मास को प्रेजेंट करने के लिए 3 यूनिट बताई थी, AMU, U और डाल्टन, ठीक है। तो हम जिसमें एटॉमिक मास करेंगे या फिर AMU होगा या U, यूनिफाई मास। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ तो सभी जानते होंगे, जैसे मैंने हाइड्रोजन का सिंबल लिखना है तो वो होगा हाइड्रोजन, यानी कि सिंबल H। हीलियम का ऐसे ही मैं लेती हूँ, लिथियम का लेती हूँ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, मैं इनको दोबारा से रिकॉल क्यों करा रही हूँ। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो क्या होगा 1, हीलियम का 4, लिथियम का कितना होगा 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का कितना होगा 11, ऐसे कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फेरस का कितना होगा 19, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का कितना होना चाहिए 27, सिलिकॉन का 28 एंड फॉस्फोरस का 31, 32 और क्लोरीन 35.5 और आर्गन आपका 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। तो मैंने आपको इनको प्रेजेंट करने का, अच्छा यहाँ पर एटॉमिक मास को हम 1U भी लिख सकते हैं और 1AMU की यूनिट में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हीलियम की बात करती हूँ तो यूनिफाई मास 4U, 7U, 9U, या फिर आप इनको AMU करके भी लिख सकते हो, 4AMU, दोनों सही हैं, 7AMU, 9AMU, ठीक है। ये तो था प्रेजेंट करने का तरीका। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में अगर कोई भी एलिमेंट हो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप कैसे लिखोगे, मान लो ये कोई एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर को हमेशा बॉटम पे लिखते हैं और किस से प्रेजेंट करते हैं, Z से प्रेजेंट करते हैं, ओके। और एटॉमिक मास को हमेशा A से प्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे हाइड्रोजन को प्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन को मैं क्या लूँगी, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 होता है, एटॉमिक मास कितना है 1U, तो 1U हो गया। ऐसे ही हीलियम को मुझे प्रेजेंट करना है तो हीलियम, एटॉमिक जो नंबर होगा वो 2 होगा और एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा 4 होगा। ऐसे ही आपको ये प्रेजेंट करने हैं, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन आता है कि मैं इनको आपको दोबारा से क्यों बता रही हूँ। ये लिंक करता है आपके एवरेज एटॉमिक मास से, क्योंकि
एवरेज हम कब निकालते हैं? अगर मैं मैथमेटिक की फॉर्म में लिखूँ तो आपके पास बहुत सारे नंबर होंगे, उनका क्या निकालना पड़ेगा? आपको एवरेज निकालना पड़ेगा कि इनका एवरेज क्या होगा। ये सम करके आप क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। लेकिन इन केस ऑफ द एलिमेंट के केस में एवरेज निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी? जब हमें इनके मास पता हैं तो। अब देखिए, अगर मैं आपको हाइड्रोजन के केस में बताती हूँ, मान लीजिए हाइड्रोजन मैंने एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट, ओके। तो अगर मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में बता रही हूँ तो सपोज़ दिस इज़ हाइड्रोजन, ये पूरा हाइड्रोजन का बॉक्स है। यहाँ पर बहुत सारे मैंने कल बताए थे आपको कि अगर हम एक हाइड्रोजन का एलिमेंट लेंगे तो उसके पास सारे किसके एटम होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे, क्योंकि ये मिलियंस हाइड्रोजन एटम से एक एलिमेंट बनता है। ओके, तो सपोज़ यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम, डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर एक हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके एटम के मास, ऑल एटम के जो मास होंगे वो सबके क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, 1 होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट के केस में क्या मिला कि ये जो सपोज़ ये 3 हाइड्रोजन है, इनका क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन का जो मास था वो कितना मिला हमें? 1। इस वाले हाइड्रोजन एटम का जो मास मिला हमें वो कितना मिला? 2। इस वाले हाइड्रोजन एटम का मास हमें कितना मिला? 3। लेकिन इनके जो एटॉमिक नंबर थे वो क्या थे? सबके सेम थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम के बहुत सारे सेम हाइड्रोजन एटम पर क्या उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? वो डिफ़र है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो इन केसेस में अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बच्चा बोलेगा 1, कोई बच्चा बोलेगा 2, कोई बच्चे बोलेगा 3, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के मास को, हाइड्रोजन के जो मासेस हैं, ये 3 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के 3 भाई बहन हाइड्रोजन, इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो इनके मास को फिक्स करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? एवरेज एटॉमिक मास की। ये केवल कुछ ही एलिमेंट के केसेस में है कि एलिमेंट लिया, उसके कुछ एटम ऐसे थे जिनका क्या था? जिनके एटॉमिक मास डिफ़र थे। जबकि डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि ये सेम होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या था कि ये डिफ़र थे, ठीक है। लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या था? 1 1 1, यानी कि सेम था। तो उनको इन्होंने नाम दे दिया आइसोटोप। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट इज़ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तो था फर्स्ट केस। तो इसके केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की, जिससे हम बता सकें कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना है? 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास। सेम हाइड्रोजन के केस में ये देखा गया, फिर कार्बन के केस में भी यही देखा गया। अगर आप कार्बन का एलिमेंट लेते हैं, कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि इसके भी 3 भाई होते हैं। जैसे कार्बन, 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 ओके। तो कार्बन, अगर इसका कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो
सेम दिखते हैं आपस में, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफर है। इसका 12, 13, 14, ओके। लेकिन एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन एलिमेंट के इस एटम का भी एटॉमिक नंबर 6 होगा, इसका भी 6 होगा। तो इट मीन्स ये भी कार्बन एलिमेंट के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इस केसेस में भी क्या निकालना पड़ेगा हमें, एवरेज एटॉमिक मास। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछे कि एवरेज एटॉमिक मास को ज़रूरत क्या पड़ी निकालने की, क्योंकि हमें एटॉमिक मास तो ऑलरेडी पता है, तो ओनली इन केस ऑफ द आइसोटोप, जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सेम इन केस ऑफ अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, तो नाइट्रोजन का भी क्या होता है, आइसोटोप्स होता है। नाइट्रोजन एलिमेंट सिंबल नाइट्रोजन, इसका भी क्या है, इसका भी 1 आइसोटोप्स 2 आइसोटोप्स होते हैं नाइट्रोजन के। फर्स्ट इज नाइट्रोजन 14 एंड सेकेंड इज नाइट्रोजन 15। दोनों का क्या होगा, दोनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, यानी कि इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि एवरेज एटॉमिक मास हमें किस एलिमेंट के प्रोडक्ट टेबल में किन एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ होगी वो हमें पता होना है, हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो क्या हों, जो जिनके आइसोटोप्स हों। तो आइसोटोप्स एलिमेंट्स लेने हैं, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स एलिमेंट लिए हैं आपने, तो वो क्या होंगे, आइसोटोप्स एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी डिफ़र होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने आइसोटोप्स एलिमेंट लेने हैं, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो उनके नंबर के अकॉर्डिंग, अगर किसी एलिमेंट का सपोज हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो इसके 3 हैं, ओके, H1, H2, H3। अगर कार्बन की बात करूँ तो इसके भी 3 हैं, जैसे C12, C13, C14। अगर यहाँ पर मैं आपको बात करती हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आइसोटोप भी होते हैं। तो ऑक्सीजन के अगर आइसोटोप्स हैं तो ऑक्सीजन के भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 17। तो ये डिपेंड करता है कि कितने आइसोटोप्स हैं, उस अकॉर्डिंग हमें क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। वो आइसोटोप हाइड्रोजन भी हो सकता है, आइसोटोप ऑक्सीजन का हो सकता है। देन हमें रिलेटिव अबंडेंस पता होना चाहिए ऑफ सेकंड आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप, अगर 3 आइसोटोप हैं तो। ऐसे ही हमें क्या पता होना चाहिए, आइसोटोप के क्या पता होना चाहिए, रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मीन्स क्या होता है, मीन्स परसेंटेज अकरेंस। मीन्स अगर मैं हाइड्रोजन 1 की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन 2 की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन 3 की बात कर रही हूँ, तो वो नेचर में कितने % में प्रेजेंट हैं,
ऑन अर्थ। ओके, नाउ हमें सेकंड क्या पता होना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप। एटॉमिक मास किस में होने चाहिए, या तो AMU में या फिर U में, दोनों में जिसमें भी होगा चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला होगा, ये आपको याद करना है, वो फॉर्मूला होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू, क्या क्या है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इसकी आपको मल्टीप्लाई करानी है किससे, एटॉमिक मास, जो कि हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। क्लियर, ये तो हो गया आपका एक आइसोटोप का, यानी कि फर्स्ट आइसोटोप के केस में। प्लस अगर आपको सेकेंड आइसोटोप भी मिला हुआ है तो इन सेकेंड आइसोटोप आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना और सेम लेना है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप प्लस एटॉमिक मास AME, और इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 आइसोटोप हैं तो 3 आइसोटोप यहाँ पर ऐड हो जाएंगे सेम इसी फॉर्म में। पहले उनका रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उनको फिर ऐड करना पड़ेगा और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें पता चल गया, हमने किसके बारे में जान लिया, हमने जान लिया कि हमें एवरेज एटॉमिक मास किन एलिमेंट का निकालना है, किनका निकालना है, आइसोटोप्स एलिमेंट का निकालना है। सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड हमें पता होना चाहिए रिलेटिव अबंडेंस, फिर एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए, और हमने क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका वो है फॉर्मूला, जो कि हमें याद हो गया। अब इससे क्या निकल जाएगी, इससे इसकी डेफिनेशन निकल जाएगी। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है, एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सम ऑफ द मासेस, सम ऑफ द मासेस। ये क्या है, ये मास लिया है हमने फर्स्ट आइसोटोप का, सेकेंड आइसोटोप का, तो सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप एंड ईच मल्टीप्लाई बाय नेचुरल अबंडेंस ऑन अर्थ, कि वो कितने % में अर्थ में प्रेजेंट हैं आइसोटोप, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड कर देना है, 100 से। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला, आप नोट डाउन कर लेना, बार बार वीडियो को देखना और नोट्स बना लेना। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन वही जिनके आइसोटोप हैं। ओके, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू F1m1 प्लस F2m2 प्लस कितने भी हो सकते हैं, जितने भी आइसोटोप आपको क्वेश्चंस में दिए हों, डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर F1 क्या है, F इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेटिव मीन्स नेचुरल अबंडेंस, परसेंटेज अमाउंट कितना है आइसोटोप का, ओके। एंड M क्या है, M इट इज़ द मास नंबर ऑफ, यानी कि आपका एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि 1/y न्यूमेरिकल विथ
फॉर्मूला। ओके, तो आपको और ईज़िली समझ में आ जाएगा। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रही हूँ आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सपोज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है आइसोटोप दिए होंगे, और क्वेश्चन में आइसोटोप दिए हुए हैं, उनकी परसेंटेज अबंडेंस भी दी हुई है, रिलेटिव अबंडेंस जिसको बोलते हैं अबंडेंस। ये रिलेटिव अबंडेंस की फॉर्म में भी आ सकता है, रिलेटिव अबंडेंस। ओके, और आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, एटॉमिक मास भी गिवन है, एटॉमिक मास इन AMU। ओके, अब आपको क्या करना है, सपोज़ अगर आइसोटोप कौन कौन से गिवन है, मैंने यहाँ कार्बन लिया है, ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ है, कार्बन लिया। अब कार्बन के मैंने आपको बताया था 3 आइसोटोप होते हैं एलिमेंट के, वो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। क्लियर, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो ये ना 666। क्लियर, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में इनकी परसेंटेज गिवन है कि कितने परसेंट में, कार्बन 12 की परसेंटेज दी हुई है कि नेचर में कितने परसेंट में प्रेजेंट है, 9892। ठीक है, कार्बन 13 1.108% एंड कार्बन 14 2 × 10⁻⁻10। ओके, एटॉमिक मास वैसे तो हमें पता है 12, 13, 14, लेकिन अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो आपको क्वेश्चन वाली वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, तो क्वेश्चन में कार्बन 12 की जो एटॉमिक मास है वो है 12 AMU, और यहाँ पर आपको 13 का जो दिया है वो है 13.00335, और कार्बन 14 का जो है 14.00317। अगर क्वेश्चन में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में अगर वैल्यू गिवन होगी तो आपको यही वैल्यू रखनी है, अगर नहीं गिवन है तो आपको ये वैल्यू रखनी है। क्लियर है, तो ये अब हम सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है, पूछा है एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एलिमेंट कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, अब मैं एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सो एज वी नो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एलिमेंट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, शॉर्टकट फॉर्म में बताया था F1M1। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या 3 आइसोटोप दिए हैं, तो F1 इसको हम क्या बोल देते हैं F1, और इसको हम क्या बोलेंगे M1। ठीक है, प्लस F2M2 प्लस F3M3 डिवाइडेड 100। अगर मैं इसको खोल कर लिखूँ तो अगर खोल कर लिखती हूँ तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एलिमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये है फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है आपका रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। अब ये आपका आ जाएगा सेकेंड आइसोटोप, इसमें इसको प्लस करना है क्योंकि, तो ये आ जाएगा आपका रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास प्लस थर्ड आइसोटोप, ये क्या है आपका
रिलेटिव abundance into atomic mass और इस पूरे को डिवाइड कर देना है आपको 100 से, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखा था। ओके, अब वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू क्या क्या पुट करोगे? एवरेज को मैं ऐसे लिख रही हूँ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या आ जाएगा? F1 यानी कि रिलेटिव अबंडेंस किसका? फर्स्ट आइसोटोप क्या है वो? कार्बन 12। तो वो क्या दिया हुआ है? 98.892 इंटू M1 क्या है? एटॉमिक मास यानी कि 12 AMU। ये हमने फर्स्ट आइसोटोप का लिखा। ओके, देन प्लस सेकेंड आइसोटोप आपका कार्बन 13 है। रिलेटिव अबंडेंस यानी कि F2 कितना है? 1.108 इंटू 13.00335। ओके, देन प्लस आपका क्या आ जाएगा? थर्ड वाला आइसोटोप, वो कितना है आपका F3 दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻10 इंटू 14.00317 और टोटल किससे डिवाइड करना है? 100 से इसको डिवाइड कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 12.001 AMU। क्लियर है? ये इसका आंसर होगा, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एलिमेंट कितना है? 12.001 AMU। क्लियर है? तो ये मानेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ, होप सो इजी होगा। आज अब हम शॉर्टकट फॉर्म रखेंगे फॉर्मूले की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, मैं लेती हूँ यहाँ पर नियोन का। ओके, तो यहाँ पर क्या है? आइसोटोप गिवन है, परसेंटेज अबंडेंस गिवन है। इस केस में अब क्या गिवन नहीं है? एटॉमिक मास गिवन नहीं है। ये क्या है? रिलेटिव अबंडेंस गिवन है। अब इस केस में क्या है? इस केस में आपको एटॉमिक मास गिवन नहीं दिया हुआ है, आपको केवल आइसोटोप दिए हुए हैं। नियोन का जो एटॉमिक मास होता है वो 20 होता है। नियोन की जो सेकंड आइसोटोप होगा उसका 21 और थर्ड आइसोटोप का जो मास होता है वो होता है 22। क्लियर? अब परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस अगर हम देखें तो इसकी आ जाएगी 0.9051, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। 0.0027 ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। 0.0922 ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आपसे पूछ लिया है यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अच्छा, नियोन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 19। सॉरी, ये तो इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो केवल एटॉमिक मास पे हम फोकस करेंगे। ओके, तो 20, 21, 22। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? हमें क्या गिवन नहीं है? एटॉमिक मास गिवन नहीं है, जो कि हमारे पास यहाँ से हम लेंगे 20, 21, 22 जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप क्या कर लेना है? यहाँ से लेना है। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन इक्वल टू क्या था? F1 3 है ना, तो F1 M1 प्लस F2 M2 प्लस F3 M3 डिवाइड बाय 100। F1 क्या है आपका?
परसेंटेज यानी कि अबंडेंस 0.9051 इंटू M1 कितना है 20 प्लस F2 कितना दिया है 0.0027 इंटू 21 प्लस 0.0922 इंटू 22 और इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है 100 से। ओके, तो कैलकुलेशन क्या, आप इसको सोल्व करो, कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करें। 2 1 2, 2 5 10, 1 2 9 18। यह आ जाएगा 18.102। ओके, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.0027 इंटू 21 तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 0, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 0.0567 प्लस अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0.0922 इंटू 22 तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.0 हो जाएगा 2.0284। ओके, इसको अब डिवाइड करते हैं, तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, तो एडिशन में क्या हो जाएगा 18.102 प्लस 0.0567 प्लस 2.0284 तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 472826। ये आ जाएगा आपका 20.1871 डिवाइड बाय 100 ये आ जाएगा। अब ये तो इजी हो जाएगा आपके लिए 0.201871 तो ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। मैं इसका एक और एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बाद ख़त्म, क्योंकि इसकी 3 सिचुएशंस हैं। अगर आपके यहाँ पर एटॉमिक मास नहीं गिवन है तो यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में एटॉमिक मास गिवन है, जैसे सपोज़ कार्बन के केस में, तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अगर ये नहीं गिवन होता तो आपको ये वैल्यू पुट करनी होती एटॉमिक मास की जगह। अब अगर आपको यही नहीं दिया हो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन और देन आपका एवरेज एटॉमिक मास आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आपको क्वेश्चन आपको गिवन है कि बोरॉन, यहाँ पर आइसोटोप आपको गिवन है बोरॉन, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास गिवन है वो है 10। आइसोटोप सेकंड दिया हुआ है, उसका है 11, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड आइसोटोप है। अब इसका इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो गिवन नहीं है,
ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और ना ही क्या, ना ही इसका एटॉमिक मास गिवन है क्वेश्चन में, हमें यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एवरेज एटॉमिक मास इस बार गिवन है। और वो कितना है, वो है आपका 10.8, ठीक है, AMU। पूछा क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। किसकी, B10 का और B11 का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये कैसे करोगे। तो जैसे कि हमें पता है अबंडेंस का मीन्स क्या होता है, अबंडेंस मीन्स परसेंटेज अकरेंस, जो कि कितना होता है। अगर मैं B10 की बात करती हूँ और B11 की बात करती हूँ, क्योंकि बोरॉन की बात कर रहे तो ये टोटल आपस में अपने आप में कितने में होते हैं, 100% में होते हैं अवेलेबल। तो अगर मैं इसको मान के चलो, अगर हम इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस x होगा। अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि B10 की परसेंटेज अबंडेंस x% है नेचर में, तो B11 की क्या होगी, 100 माइनस x, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, 100% अवेलेबल हैं इन नेचर। अगर मैं इन दोनों को मिला के चलती हूँ तो हर आइसोटोप, हर एलिमेंट अपने आप में 100% में अवेलेबल होता है। तो यहाँ आइसोटोप की बात कर रही हूँ, तो ये दोनों आपस में मिलकर 100% में अवेलेबल है परसेंटेज में। तो अगर B10 x% में अवेलेबल है अर्थ पर, तो B11 क्या होगा, 100 माइनस x। अब निकाल के देखो, तो अगर निकालें तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें पता है F1 M1, यहाँ पे 2 ही गिवन है, तो F2 M2 डिवाइड बाय 100। ओके, तो F1 हमारे लिए अब क्या है, x परसेंटेज इंटू M1 कितना है, M1 यहाँ से ले लेंगे 10, प्लस F2 कितना है हमारे पास 100 माइनस x। ओके, ये लिया है ना हमने। और M2 कितना होगा, M2 हमारे पास 11 है, डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर दो 100 से। ये वैल्यू हमें गिवन है कहाँ पर, क्वेश्चन में। तो ये कितने है, 10.8 AMU। अब क्या करोगे, अब इसको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करोगे, तो 10.8 इंटू 100 डिवाइड बाय 10x प्लस 11 और 100 की करोगे तो 1100 माइनस 11x। ओके, अब क्या आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 20, यानी कि ये x कितने में था, परसेंटेज में, यानी कि x इज इक्वल टू 20%। अब पुट इन B10 को हमने क्या माना था, B10 का रिलेटिव अबंडेंस हमने x% माना था, रिलेटिव अबंडेंस कितना था, x, जो कि कितना है 20%। लेकिन अगर B11 की बात करें तो वो कितना था, 100 माइनस x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 80%। अच्छा, यानी कि ये कितना है, ये 20% है, और ये कितना है, ये 80% है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बस आपको इस फॉर्मूले को फोकस करना है। ओके, थैंक यू क्लास। आज की क्लास में इतना ही, और कल जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक आपका होगा मॉलिक्यूल प्लस मोलिक्यूलर मास। ओके, थैंक यू क्लास।